ओके, लेट्स बिगिन। क्या डिस्कस कर रहे थे अपन कल के सेशन में? आई थिंक अपना जो डिस्कशन चल रहा था रिगार्डिंग ईजी रिलेशनशिप, हम बात कर रहे थे कल के सेशन में, राइट? सो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे पॉइंट्स अपन ने डिस्कस किए थे कि पहली बात, ईजी रिलेशनशिप को अपन इनहेरिटेंस बोलते हैं, क्या एडवांटेज होते हैं ईजी रिलेशनशिप के, राइट? इसके अलावा अगर अपन बात करें क्या कुछ कौन से कीवर्ड से अपन जावा में इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो अपन ने देखा था एक्सटेंड्स कीवर्ड के थ्रू। इंटेंशन क्या है एक्सटेंड्स यूज करने के पीछे, ये भी अपन ने डिस्कस किया था, राइट? उसके बाद एक्चुअल में अपन ने देखा था इसका जो मेन एडवांटेज होता है रीयूजेबिलिटी, क्या होता है एक्चुअल में रीयूजेबिलिटी, उसके रिगार्डिंग अपन ने कुछ पॉइंट्स फैच आउट किए थे। और रीयूजेबिलिटी के अलावा और कितने एडवांटेजेस है इनहेरिटेंस के, वो देखे थे अपन ने कल के सेशन में, राइट? एट लास्ट जो अपन डिस्कशन कर रहे थे, आई थिंक अपन ने डिस्कशन करना स्टार्ट किया था रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, राइट? जहां पे अपन बात कर रहे थे कितने तरीके के इनहेरिटेंस हो सकते हैं, और टाइप ऑफ इनहेरिटेंस में अपन ने बात की थी टोटल 6 तरीके के इनहेरिटेंस होते हैं एक्चुअली। फर्स्ट इज व्हाट? सिंपल इनहेरिटेंस, या सेकंड इज व्हाट? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, यस, ओके। नंबर थर्ड इज व्हाट? हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ओके। नंबर फोर्थ वन इज व्हाट? हाइब्रिड इनहेरिटेंस, एंड देन फिफ्थ वन इज व्हाट? मल्टीपल इनहेरिटेंस, एंड सिक्स्थ वन इज साइक्लिक इनहेरिटेंस, राइट? ये 6 टाइप थे। बात की थी अपन ने कल कि अगर यहाँ पे अपन देखें तो ये 4 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत ही सिंपल होते हैं, लगभग हर एक को पता होता है। जो इंपॉर्टेंट है वो ये दोनों है, और दोनों में से ये एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है। तो इसके रिगार्डिंग अपन ने सारे पॉइंट कल फैच आउट किए थे एक्चुअली। सबसे पहला क्वेश्चन जो बनेगा यहाँ पे, जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है या नहीं? चलो, क्या आंसर करने की रिक्वायरमेंट है? ऑब्वियसली क्लास के थ्रू मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है, बट इंटरफेस के थ्रू ये सपोर्ट करता है। क्या प्रॉब्लम है क्लास के थ्रू सपोर्ट करने में? एक्चुअली अगर मल्टीपल क्लासेस में सेम नाम की कोई प्रॉपर्टी हुई तो फिर क्या क्रिएट होगा? कंफ्यूजन क्रिएट होगा, जिसको अपन एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम, डायमंड प्रॉब्लम भी बोलते हैं। और इस वजह से क्या सपोर्ट नहीं करता? मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता, राइट? उसके बाद एक पॉइंट अपन ने डिड्यूस किया था, मोस्ट इंपोर्टेंट वन। जावा में हर एक क्लास की पेरेंट क्लास कौन सी होती है? ऑब्जेक्ट। लेकिन अपने को उसको ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे डायरेक्ट बोलोगे कि हर एक क्लास की पेरेंट क्लास होती है ऑब्जेक्ट क्लास, तो उससे फिर आपको किस वे में कंफ्यूज किया जा सकता है, अपन ने कल देखा था। तो एक्चुअल में अगर आपको एक्सपर्ट लेवल पे आंसर देना, आप क्या बोलोगे? जावा में हर एक क्लास की पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट क्लास होती है, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली का मतलब क्या था, वो भी अपन ने कल फिगर आउट किया था, राइट? उसके बाद ये मल्टीपल अपन ने देखा था। नाउ एक और अपने को जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है वो देखने की रिक्वायरमेंट है, वो क्या है? साइक्लिक। तो पहले चलो आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं, साइक्लिक देखते हैं अपन कि साइक्लिक इनहेरिटेंस क्या होता है, वेदर जावा साइक्लिक इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है या नहीं। पहले अपन इसके रिगार्डिंग बात करते हैं, और उसके बाद अपन इन चारों इनहेरिटेंस को भी देखने वाले, राइट? तो ऑब्जेक्ट हियर, और साइक्लिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों बनता है, मल्टीपल इंपॉर्टेंट क्यों बनता है, वो अपन ने डिस्कस किया था कल, और एक एक पॉइंट डिस्कस किया था ना। किसी इंटरव्यू में मल्टीपल पे कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं जिसका आंसर आपके पास नहीं हो। एक क्वेश्चन और बन सकता है जिसका आंसर अभी तक मैंने दिया नहीं है, और वो ये कि जैसे आप बोलोगे मल्टीपल क्लास के थ्रू सपोर्ट करता है, किसके थ्रू सपोर्ट नहीं क्लास के थ्रू सपोर्ट नहीं करता, किसके थ्रू करता है? इंटरफेस के थ्रू। तो दिमाग ऑब्वियसली यहां से क्वेश्चन बनेगा इंटरफेस के थ्रू क्यों करता है, और आपसे पूछा जाएगा क्लास के थ्रू क्यों नहीं करता, तो आप बोलोगे यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है इंटरफेस में कंफ्यूजन क्यों नहीं होता है। इसका आंसर आपके पास होगा जब अपन इंटरफेस पढ़ेंगे, राइट? अभी के लिए अपन इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं जब तक अपन इंटरफेस नहीं पढ़ते तब तक, क्योंकि अभी आपको समझ में आने वाला है नहीं। क्योंकि उसको समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा इंटरफेस की फंक्शनलिटी क्या है, किस तरीके से जावा में इंटरफेस काम करता है, राइट? विल डिस्कस लेटर। ओके, फिलहाल अपन देखते हैं साइक्लिक इनहेरिटेंस के बारे में। पहली बात, क्या होता है साइक्लिक इनहेरिटेंस, उसके बाद अपन जाएंगे वेदर जावा इसको सपोर्ट करता है या नहीं। देखो, मैं यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, और उसके बाद अपन इस पर डिस्कशन करेंगे। जस्ट ऑब्जर्व हियर, मान लो अगर मैं यहाँ पे लिखूं सपोज, ये कल जो अपना एग्जांपल अपन ने किया था लास्ट में, ये देखने के लिए कि ऑब्वियसली मल्टीपल सपोर्ट नहीं होता है। ओके, मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, लेट्स सपोज क्लास ए, राइट? क्लास का नाम ए है, कुछ भी नाम रख सकते हो। एक और मान लो मैं लिख रहा हूँ क्लास, या फिर पहले ये देखो क्लास ए एक्सटेंड्स ए। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, एक क्लास है, अगर इसका डायग्राम बनाने की बात करूं, कैसे डायग्राम बनाओगे? क्लास है ए, ओके, ये क्लास क्या कर रहा है? खुद को ही पेरेंट बना रहा है। चाइल्ड भी यही है, पेरेंट भी यही है, जो इधर लिखते वो चाइल्ड, इधर लिखते वो पेरेंट, तो पेरेंट भी यही है, चाइल्ड भी यही है। मतलब डायग्राम देखोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि हमेशा अपन एरो किसकी तरफ करते हैं? पेरेंट की तरफ। मान लो इसकी ए की पेरेंट क्लास बी होती, तो अपन डायग्राम कैसे बनाते? ये ए क्लास, एंड देन ये एरो इसके पेरेंट की तरफ, जो कि कौन है? बी।
लेकिन अभी फिलहाल क्या सीन है, एक्चुअली ए क्लास की पेरेंट भी यही है, तो एरो किसकी तरफ होगा, खुद ए की तरफ, तो घूम के वापस यहीं पे आ रहा है। तो ये देखो क्या हो रहा है, ए से लेके ए पे आया, मतलब क्या बन रहा है, एक तरीके का साइकिल। दैट्स व्हाई इस तरीके के इनहेरिटेंस को क्या बोलोगे, साइक्लिक इनहेरिटेंस, राइट। अब सवाल ये है कि साइक्लिक इनहेरिटेंस जावा सपोर्ट करता है या नहीं। देखो मैं पहले इनडायरेक्ट तरीके से आपको आंसर करता हूं, डायरेक्ट आंसर आप बताना मेरे को। देखो मैं बोलता हूं, कोई चीज अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में किया जाए आपसे कभी भी किसी भी लेवल पे कि वेदर ये चीज सपोर्ट होती है या नहीं, तो आपको खाली एक ही चीज देखने की रिक्वायरमेंट है, क्या उससे कुछ फायदा मिल रहा है या नहीं। क्योंकि कोई चीज तभी करेंगे जब उससे क्या हो, कुछ ना कुछ एडवांटेज हो। तो अगर आपको लगता है जो ये स्टेटमेंट अपन ने लिखा है कि वही क्लास चाइल्ड और वही क्लास पेरेंट है, उससे अगर कुछ भी फायदा है तो डेफिनेटली जावा इसको सपोर्ट करेगा, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अगर इससे कोई फायदा नहीं है तो फिर सपोर्ट करने का कोई सेंस बनता नहीं है, राइट। तो अब आपको कुल मिला के ये देखना है वेदर इस चीज का कोई बेनिफिट है या नहीं। तो क्वेश्चन भले मैं ऐसे पूछूं इसका कोई बेनिफिट है या नहीं, या क्वेश्चन में ऐसे पूछूं जावा साइक्लिक इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है या नहीं, बात एक ही है, राइट। पूछने के तरीके अलग हो सकते हैं। सो गिव मी द आंसर, आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है इसको देख के। एंड डोंट गेस, प्रॉपर रीजन होना चाहिए आपके पास। यस और नो, वेदर ये सपोर्ट करता है या नहीं साइक्लिक इनहेरिटेंस को। पहले तो सिंपल सा क्वेश्चन मैं कर रहा हूं आपसे। देखो अगर हम बात करें कि इस चीज के कुछ बेनिफिट है या नहीं है, पहले देखो अगेन सारा चीज जितने भी क्वेश्चन है ना, सबके आंसर एक ही पॉइंट में होते हैं जहां से अपन ने स्टार्ट किया था। अगर आप प्रॉपर चीजों को फॉलो करते हर एक चीज रिलेटेड होगी, आपको इसको अलग तरीके से याद करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। जस्ट ऑब्जर्व हियर, बस खाली कंफ्यूज आपको किया जाता है। बाकी जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे बोलूं, देखो आराम से सुनना, पहले इसको एक बार के लिए साइड में रखते हैं अपन इस वाले को। नीचे में एक और एग्जाम्पल लिखता, सपोज मैंने लिखा क्लास ए और यहाँ पे मान लो लिखा मैंने लिखा क्लास बी एंड सपोज करो एक्सटेंड्स ए, राइट। यहाँ पे देखो ये वाला तो सपोर्ट करेगा ना, नीचे जो लिखा है ये तो है ही, नॉर्मल क्या है, नॉर्मल इनहेरिटेंस। एक क्लास है ए क्लास और फिर एक क्लास है बी जो कि चाइल्ड और उसका पेरेंट कौन है, ए। तो ये तो ऑब्वियसली सपोर्ट कर रहा है। ये तो अपन बहुत सारे एग्जांपल भी अपन ने देखे हैं, इसी तरीके से चला के प्रोग्राम को देखा है, राइट। पिछले 1-2 दिन से अपन ऐसा कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये तो सपोर्ट करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। अगर आप लाइन नंबर 12 पे जाके अगर मेरे से पूछो इस लाइन का मतलब क्या है ये लिखने का, तो इस लाइन का मतलब क्या है, इनहेरिटेंस करने का मतलब बाय डिफॉल्ट ए की प्रॉपर्टी किसमें अवेलेबल होगी, बी में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पेरेंट की प्रॉपर्टी किसमें अवेलेबल होती है, चाइल्ड में। तो देखो मान लो ए आपका 5 काम कर रहा है, ए में 5 मेथड है कैसे भी बोलो, और मान लो बी आपका कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है सपोज। तो अगर ये आपने लिख रखा है एक्सटेंड्स ए लिख रखा है, तो अगर आप अब आप देखोगे तो ए कितना काम कर रहा है 5 और बी कितना काम कर रहा है 3, तो खुद का, और 5 कहां से आने वाला है, ए से। टोटल कितने काम कर रहा है 8। और अगर सपोज करो मैं इसको हटा देता हूं, अगर मैं ये जो लिखा हुआ है ना इसको मैं हटा देता हूं, राइट, ये वाला, तो ऑब्वियसली क्या होने वाला है, अब ए कितने काम कर रहा है 5, बी कितने करेगा 3, राइट। और इसको लिखने के बाद ए कितना कर रहा है 5, बी कितना कर रहा है 8। तो इसका मतलब इसको लिखने से कुछ ना कुछ अपने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है इसको लिखने से, इसको लिखने से ये मिल रहा है कि ए की भी प्रॉपर्टी किसमें अवेलेबल हो जाएगी, बी में। दैट्स द एडवांटेज वी आर गेटिंग, कि जैसे ही अपन इसको लिख रहे हैं ए की भी प्रॉपर्टी किसमें अवेलेबल हो रही है, बी में। अब सपोज आराम से यहां पे देखना, मान लो ए आपका कितना काम कर रहा है 5 काम कर रहा है, राइट। एक बार के लिए मैं इसको हटा देता हूं, एक बार के लिए मैं इसको हटा देता हूं। अभी ये कितना काम कर रहा है आपका 5, राइट। चलो वापस लाते हैं इसको, ये क्या बोलेगा, बाय डिफॉल्ट ए की सारी प्रॉपर्टी किसमें अवेलेबल रहेगी, ए में। नहीं भी लिखते तो भी ए की प्रॉपर्टी तो किसमें अवेलेबल है, ए में है ही सही। तो कुछ इसको लिखने के बाद कोई सेंस बन रहा है, नो। कोई एक्स्ट्रा चीज अपने को मिल रही है, नो। तो फिर इसको लिखने का कोई सेंस है नहीं। एंड दैट्स व्हाई स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बोल सकते हो जावा डजंट सपोर्ट साइक्लिक इनहेरिटेंस। अब एक चीज का और ध्यान रखना, क्योंकि अगेन क्वेश्चन एक से दूसरा लिंक होगा। जैसे ही आप बोलोगे जावा साइक्लिक इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है, और अगर आप ये लाइन अगर अच्छे लेवल के इंटरव्यू में बोलते हो, 100% अगला क्वेश्चन होगा तो क्या ये जावा का डिसएडवांटेज है। क्योंकि किसी चीज को सपोर्ट नहीं करना मतलब एक तरीके से हमेशा दिमाग में ये फीलिंग आती है कि ये डिसएडवांटेज है। तो क्या ये डिसएडवांटेज है कि जावा साइक्लिक इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है, तो ऑब्वियसली आंसर क्या होना चाहिए, एक्चुअली ये डिसएडवांटेज नहीं है, एक्चुअली इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि इससे अपने को कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला। इवन अगर आप पाइथन में जाके बात करोगे, पाइथन भी किसको सपोर्ट नहीं करता, साइक्लिक इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता। क्यों, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा चीज अपने को नहीं मिलने वाली है, राइट। तो अब दिमाग में डाउट आएगा एक और, अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है इससे, अगला क्वेश्चन ये लिंक होगा,
अगर साइक्लिक इनहेरिटेंस का आपके हिसाब से कोई एडवांटेज है ही नहीं तो बनाया ही क्यों, राइट? तो जैसा मैंने कल आपको आंसर दिया था, एक्चुअली अपन ये नहीं पढ़ रहे कि जावा में इनहेरिटेंस कितने होते हैं, अपन ये पढ़ रहे इनहेरिटेंस क्या होता है, राइट? तो मैंने आपको बोला था इनहेरिटेंस के कितने टाइप होते हैं, 6। अब जरूरी नहीं है कि जावा पूरे 6 को सपोर्ट करे, जितनी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है इनहेरिटेंस के कितने टाइप होंगे, 6। जावा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, अब जावा इनमें से कुछ को सपोर्ट करेगा, कुछ को नहीं करेगा, डिपेंड करेगा जावा किस तरीके से इंटरनली इंप्लीमेंटेड है, राइट? तो यहाँ पे अपने को पता चला कि जावा साइक्लिक को सपोर्ट नहीं करता। आप बोलोगे जरूरत नहीं क्या इस इनहेरिटेंस की, नाम ही क्यों दिया साइक्लिक? तो कल को आप ये पूछते हैं कि सर ऐसा तो लिख रहे हो, मान लो कोई क्लास खुद को ही एक्सटेंड करेगी तो उसको मैं कौन सा इनहेरिटेंस बोलूं, राइट? तो फिर इसका आंसर आपके पास नहीं होगा, राइट? इसीलिए इसको एक नाम दिया गया, क्या, साइक्लिक। बट क्या कोई यूज है साइक्लिक का? नहीं, तो खाली एक नाम दिया गया ताकि अगेन आप ये बोल सकते हो ना कि इसको क्या बोलेंगे, इस कैटेगरी को, तो इस कैटेगरी को क्या बोलते हैं, साइक्लिक। बट देयर इज नो यूज ऑफ साइक्लिक इनहेरिटेंस, दैट्स व्हाई जावा डजंट सपोर्ट साइक्लिक इनहेरिटेंस। देखो दोनों अलग अलग चीज है, जावा साइक्लिक इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है, इसके कोई डिसएडवांटेज नहीं है क्योंकि अपने को चाहिए ही नहीं। जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है, हाँ वो जरूर एक डिसएडवांटेज है क्योंकि उससे अपने को मिल सकता था, क्या मिल सकता था, एक साथ 10 क्लास की प्रॉपर्टी अपने में अवेलेबल हो सकती थी, लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता तो एक बार में एक की हो सकती है, राइट? तो उससे अपने को डिसएडवांटेज है, लेकिन वो सपोर्ट नहीं करने के पीछे रीजन है क्योंकि वहां पे क्या क्रिएट हो रहा है, कंफ्यूजन। तो एक प्रॉब्लम से बचने के लिए एक प्रॉब्लम और आई है। देखो हमेशा यही होगा, कुछ भी एडवांटेज लेने जाओगे तो उसमें डिसएडवांटेज हमेशा क्या चलने वाले, साथ में चलने वाले। आपको किसी एक के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा बेसिक से, या तो वो किसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते, कंफ्यूजन के साथ, कि कंपाइलर को बोलते ज्यादा टाइम लगेगा तो कोई बात नहीं, राइट? ठीक है ज्यादा टाइम लगेगा लेकिन अल्टीमेटली अपने को तो क्या चाहिए, मल्टीपल इनहेरिटेंस चाहिए। तो किसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता, थोड़ा टाइम के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता, एक कंसेप्ट आपको मिल जाता, क्या, मल्टीपल इनहेरिटेंस। बट इन्होंने उल्टा कर रखा कि भाई टाइम के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ये कंसेप्ट अपने को नहीं चाहिए। तो दैट डिपेंड, जैसे अगेन पहले दिन के सेशन में मैं जब पाइथन और जावा को कंपेयर कर रहा था, आपको पता जावा किस कैटेगरी की लैंग्वेज है, स्टैटिक टाइप, पाइथन किस कैटेगरी की लैंग्वेज है, डायनेमिक टाइप। तो ऐसा जरूरी नहीं डायनेमिक हमेशा बेटर है या स्टैटिक हमेशा बेटर है, अगेन बात किस पे आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, दैट्स द थिंग, राइट? तो यहाँ पे ऑब्वियसली साइक्लिक इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता जावा, और ये कोई डिसएडवांटेज नहीं जावा का क्योंकि इससे कुछ भी अपने को मिलने नहीं वाला। चलो इस बात पे एक और क्वेश्चन का आंसर दो। ये तो समझ में आ गया कि ये सपोर्ट नहीं करेगा। अब मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं, आप मेरे को उसका आंसर देना, आराम से सोच के देना, विद रीजन देना, ऐसा नहीं गैस नहीं करना आपने। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या ये सपोर्ट करेगा जावा या नहीं? मतलब एक क्लास दूसरे को पेरेंट बना रही है, दूसरी क्लास वापस पहले को पेरेंट बना रही है, ऐसा कुछ। अगेन सोचो वही, क्या कुछ फायदा है इसका? अगर लगता है कुछ फायदा है, कुछ एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है, डेफिनेटली सपोर्ट होगा। अगर नहीं है कोई भी एडवांटेज तो फिर ये सपोर्ट नहीं होने वाला। तो अगेन वही जाके देखो कि वेदर इससे कुछ एडवांटेज आपको मिल रहा है या नहीं। ओके देखो यहाँ पे देखो, अगर अपन डायग्रामेटिक अप्रोच फॉलो करें तो क्या होगा, ये इसके अकॉर्डिंग क्या, ए एक क्लास है, ठीक है, ए एक क्लास है, ए का पेरेंट कौन है, बी, तो अपन एरो करते पेरेंट की तरफ और ए का पेरेंट है बी, राइट? नीचे जब आओगे तो बी एक क्लास है, इसका पेरेंट कौन है, ए की तरफ भी एक एरो करते हैं। अगर आप देखोगे यहां से स्टार्ट हुआ, जा इधर रहा है, घूम के वापस इधर आ रहा है, मतलब अगेन ये क्या बन रहा है, साइकिल। तो ये भी जो एग्जांपल है वो कौन सी कैटेगरी में है, साइक्लिक इनहेरिटेंस की कैटेगरी में ही। पिछली बार क्या हो रहा था, खुद पे ही घूम रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले से दूसरे पे जा रहा है, दूसरे से वापस किस पे आ रहा है, पहले पे आ रहा है, अगेन क्या फॉर्म हो रहा है, साइकिल फॉर्म हो रहा है। तो अगेन ये साइक्लिक इनहेरिटेंस ही है। पिछले वाला तो सपोर्ट नहीं कर रहा था क्योंकि पिछले वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा था, ए की प्रॉपर्टी ए में ही अवेलेबल है, जिसका कोई सेंस था नहीं। ये वाला सपोर्ट करता है या नहीं, ऑब्वियसली देखो सपोज करो, जैसे मान लो यहाँ पे ऑब्जर्व करना, जैसे अगर इसको समझते अपन की वेदर ये सपोर्ट करना चाहिए या नहीं, इसके पीछे का लॉजिक समझने की ट्राई करते हैं। सपोज करो ए के पास 5 काम कर रहा है एक क्लास, और लेट्स से बी कितना काम कर रही है, बी 3 काम कर रही है। तो अब अगर आप देखोगे बाय डिफॉल्ट बी की सारी प्रॉपर्टी किसमें अवेलेबल होगी, ए में। तो ए के पास खुद की 5 और बी की 3 हो गई, राइट? तो टोटल ए के पास कितनी हो गई, 8। ए क्लास कितना काम कर सकती है, 8 काम, राइट? यहाँ पे देखो बी के पास बाय डिफॉल्ट किसकी प्रॉपर्टी अवेलेबल है, ए की। तो बी की 3 तो खुद की हो गई, 5 कहां से आएगी, ए से। टोटल बी भी कितना काम कर सकता है, 8। तो ऑब्वियसली फायदा मिल रहा है, इसको लिखने से इसकी प्रॉपर्टी इसमें आ रही है, इसको लिखने से इसकी प्रॉपर्टी इसमें आ रही है। तो अगर फायदा मिल रहा है तो ऑब्वियसली क्या करना चाहिए, बोलो तो सही, क्या करना चाहिए, करना चाहिए या नहीं?
ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए। द रीजन इज क्योंकि अगर यहाँ पे देखो देखो मिल तो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बी क्लास की सारी प्रॉपर्टी किस में अवेलेबल है? ए में। इसको लिखने से ए की सारी प्रॉपर्टी किस में अवेलेबल है? बी में। बट एक बात बताओ, ए कितना काम कर रहा है? 8। बी कितना कर रहा है? 8। क्या ये दोनों के 8 काम एज इट इज सेम है या अलग अलग है? दोनों के 8 काम एज इट इज सेम है, राइट। मतलब ये भी 5+3 कर रहा है या 3+5 कर रहा है, दोनों के जो 8 काम है वो एज इट इज सेम है। जब दोनों क्लास एक जैसा ही काम कर रही है तो फिर 2 क्लास लिखने का क्या सेंस था? पूरी की पूरी 8 प्रॉपर्टी को एक ही क्लास में लिख देते, वो क्लास पूरे 8 काम कर देती आपका, राइट। जब दोनों एज इट इज सेम काम कर रहे हैं, ये भी वही 8 काम कर रहा है जो ये काम कर रहा है, तो फिर 2 क्लास लिखने का क्या सेंस था? फिर तो ज्यादा बेटर कोडिंग क्या होती? 5 यहाँ पे लिखी, ये 3 में मैं यहीं पे लिख लेता, तो इस क्लास के अंदर कितने मेथड हो जाते? 8। और ये कितना काम कर लेता? 8 काम कर लेता। अभी ऐसा करके भी ये कितना काम कर रहा है? 8। तो देयर इज नो सेंस कि दोनों क्लास एज इट इज सेम काम कर रहा है। इसीलिए किसी भी तरीके का साइक्लिक इनहेरिटेंस जावा में सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि किसी भी तरीके के साइक्लिक इनहेरिटेंस से कोई एडवांटेज नहीं है, राइट। ना तो इस तरीके के साइक्लिक इनहेरिटेंस से कोई एडवांटेज है, ना क्लास खुद को पेरेंट बनाए उससे कोई एडवांटेज है, राइट। तो देयर इज नो साइक्लिक इनहेरिटेंस इन जावा। जस्ट राइट इट डाउन, लिखिए, एक पॉइंट लिखिए फटाफट। So keeps writing cyclic inheritance और लिखिए फटाफट से। cyclic inheritance, right? लिखिए इसके अंदर, if a class is extending itself, if a class is extending itself, if a class is extending itself, then it comes under, if a class is extending itself, then it comes under cyclic inheritance. Cyclic inheritance. Right, okay. Next, second लिखो, Java does not support cyclic inheritance. Java doesn't support cyclic inheritance because there is no use, because there is no use of cyclic inheritance, because there is no use of cyclic inheritance. Java doesn't support cyclic inheritance because there is no use of cyclic inheritance. फाइन, ये लिखने के बाद यू कैन जस्ट मेंशन द एग्जांपल। आप ये एग्जांपल मेंशन कर लीजिए, पहला ये कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देयर इज नो सेंस। अगेन जस्ट थोड़ी थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ाने की रिक्वायरमेंट है, हर एक चीज पे अपने को रीजन सोचने की रिक्वायरमेंट है, हर एक चीज को लिंक करने की रिक्वायरमेंट है, एंड अल्टीमेटली ऐसा कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं जिसका आंसर आपके पास नहीं है। खाली कंफ्यूज करने के तरीके हैं, बाकी रूट लेवल पे सारी चीजें वही रहने वाली। हाँ हाँ बोलिए। ऑब्जेक्ट पेरेंट क्लास सब में ही है, वैसे ये सपोर्ट ही नहीं कर रहा तो इसमें क्वेश्चन करने का सेंस ही नहीं है ना, ये तो चलेगा नहीं आपका प्रोग्राम। आप जैसे कंपाइल करोगे वो एरर दे देगा पहले। ओके, सेकंड एग्जांपल आप मेंशन कर सकते हो। एक तो ये वाला एग्जांपल हो गया, सेकंड एग्जांपल आप ये मेंशन करो, क्लास लेट्स से ए एक्सटेंड्स ए, राइट। कोई क्लास खुद को ही एक्सटेंड कर रहे हैं, राइट, तो दे जा रहा। ऑब्वियसली जैसे मैं इसको चला के दिखा तो आपको क्या एरर आने वाली है, एरर यही आएगी
ए क्लास किसमें इन्वॉल्व हो रही है, साइक्लिक इनहेरिटेंस में, इसीलिए ये एरर दे रहा है, राइट। तो जस्ट ऑब्जर्व हियर, लेट्स से ओपन द टर्मिनल, जहां पे अपनी फाइल पड़ी है दैट इज डेस्कटॉप, और यहाँ जाके अगर मैं इसको कंपाइल करूं दैट इज जावा सी, और फाइल का नाम है अपना test.java, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक एरर देने वाला है। ये देखो, साइक्लिक इनहेरिटेंस इन्वॉल्विंग ए, क्लास ए आपका किसमें इन्वॉल्व हो रहा है, साइक्लिक इनहेरिटेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। ओके, नाउ चलो आगे चलते अपन। सो दिस इज अबाउट साइक्लिक इनहेरिटेंस, कोई यूज है नहीं, बट यहाँ पे क्वेश्चन आपको कंफ्यूजिंग पैटर्न में पूछे जा सकते हैं। नाउ आई थिंक हर एक क्वेश्चन का आंसर आपके पास है। नाउ चलते और डिस्कस करते अपन जो बाकी बचे हुए इनहेरिटेंस है, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, कुछ है ही नहीं अब उसमें। लाइक लेट्स से जो पहला था दैट इज व्हाट, सिंपल इनहेरिटेंस। नाउ सिंपल इनहेरिटेंस क्या होता है, सिंपल इनहेरिटेंस का मतलब सिंपल, एक क्लास आपकी पेरेंट होगी, एक क्लास आपकी चाइल्ड होगी। मतलब जैसे मान लो मैंने एक क्लास बनाई ए और एक क्लास बनाई बी, तो यहाँ पे अगर मैं एरो ऐसे रखता हूं, मतलब ए क्लास अपनी क्या है, पेरेंट, और बी क्लास क्या है, चाइल्ड, तो ये क्या हो गया आपका सिंपल इनहेरिटेंस, एक क्लास पेरेंट और एक क्लास चाइल्ड, राइट। ऑब्वियसली ये बताने की रिक्वायरमेंट नहीं कि सपोज करो इस ए क्लास के अंदर मान लो 3 मेथड है और बी क्लास के अंदर मान लो 2 मेथड्स है, तो अगर अल्टीमेटली देखोगे ए क्लास के अंदर कितनी रहेगी, 3 रहेगी, बी क्लास के अंदर कितनी रह जाएगी, 3 + 2 कितनी हो जाएगी, 5, क्योंकि पेरेंट की सारी प्रॉपर्टी किसमें अवेलेबल होती है, चाइल्ड में। तो अगर आप ए क्लास के ऑब्जेक्ट पे, ए क्लास के रेफरेंस वेरिएबल पर अगर कॉल करोगे, कितनी मेथड को कॉल कर सकते हो, 3, बी क्लास पे करोगे तो 5, क्योंकि चाइल्ड पे करोगे तो चाइल्ड की भी कर सकते हो और पेरेंट की भी कर सकते हो, ऑलरेडी एग्जांपल अपन देख चुके हैं, राइट। तो ये सिंपल इनहेरिटेंस आपका, एक पेरेंट एक चाइल्ड कमिंग अंडर सिंपल इनहेरिटेंस, राइट। ओके, सेकंड चलते अपन, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है। देखो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, ऑब्जर्व हियर व्हाट इज मल्टी लेवल। ओके, मल्टी लेवल का मतलब ऐसा कुछ, यहाँ पे ए बी कुछ भी ले लो, सी डी लेट्स से, सब वो 4 क्लासेस है, राइट, और मैं इसको इस तरीके से कर रहा हूं। देखो डेफिनेशन बनाना सीखो, डेफिनेशन याद करने की ट्राई मत करो, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए क्या चीजें किस तरीके से चल रही है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, ये हायरार्की आपको पता है, डी की पेरेंट कौन है, ए, सी की पेरेंट कौन है, बी, डी की पेरेंट कौन है, सी। तो अगर आप अल्टीमेटली देखोगे, इवन मैं पूछू डी की पेरेंट कौन है, अभी आपने आंसर दिया क्या, सी, राइट, गलत आंसर है, सही आंसर नहीं है ये किसी एंगल से। अगर मैं पूछता डी की डायरेक्ट पेरेंट कौन सी है, आप बोलते सी, आप करेक्ट होते, राइट। अभी अगर मैं बोलूं डी की पेरेंट कौन सी है, तो सी बी ए तीनों डी की पेरेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप देखोगे, मान लो ए के अंदर 2 प्रॉपर्टी है, 2 मेथड है, बी के अंदर 1 मेथड है, सी के अंदर लेट्स से 3 मेथड है, और डी के अंदर लेट्स से 2 मेथड है। तो अल्टीमेटली देखोगे ए के अंदर कितनी प्रॉपर्टी रहेगी, 2, बी के अंदर 1 तो खुद की, 2 कहां से आने वाली है, ए से, तो बी के अंदर कितनी होगी, 3। अब सी के अंदर देखो 3 तो खुद की, बी से कितने आने वाली है, 3, तो 3 + 3 कितना हो गया, 6। नाउ यहाँ पे देखोगे 2 तो खुद की और बाकी सी से कितने आने वाली है, 6, तो कितनी होने वाली है यहाँ पे 8। तो अगर देखोगे, देखो इसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, 8 प्रॉपर्टी, मतलब देखो ये इसकी भी कर सकता है, इसकी भी कर सकता है, इसकी भी कर सकता है और इसकी भी कर सकता है, राइट। तो इसका मतलब इसकी पेरेंट क्लास कितनी है, ये सारी की सारी पेरेंट क्लास है इसकी, राइट। तो ऑब्वियसली अगर डी की पेरेंट क्लास पूछा जाए तो सी बी ये तीनों पेरेंट है। अगर मैं पूछूं डी की डायरेक्ट पेरेंट सी, डी की इनडायरेक्ट पेरेंट बी एंड ए, क्योंकि प्रॉपर्टी तो डी में बी और ए की भी आ रही है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं आ रही है, वो किसके थ्रू आ रही है, सी के थ्रू। तो किसी के थ्रू प्रॉपर्टी आ रही है तो वो उसकी इनडायरेक्ट पेरेंट क्लास हो गई, तो बी और ए इसकी इनडायरेक्ट पेरेंट है। देखो वही बात हो गई ना, आपने कल अपन ने बोला था कि बाय डिफॉल्ट जावा में हर एक की पेरेंट क्लास कौन सी होती है, ऑब्जेक्ट, तो इसमें भी सबकी पेरेंट ऑब्जेक्ट है। देखो ए की कोई पेरेंट नहीं है, तो ए की पेरेंट कौन रहने वाली है, ऑब्जेक्ट। देखो सबकी पेरेंट ऑब्जेक्ट है, लेकिन ए की डायरेक्ट है, बाकी बी सी डी की इनडायरेक्ट है, राइट। तो ऑब्वियसली ये हमेशा सीन चलने वाला है। तो ये इसको बोलते हैं मल्टी लेवल। देखो आपको लेवल बने हुए दिखेंगे, ये 4 लेवल है, जैसे 1 2 3 एंड 4, तो दिस इज व्हाट मल्टी लेवल। अब डेफिनेशन देनी तो कैसे दोगे, ऐसे तो मेरे को पता है, अब मेरे को डेफिनेशन बनानी है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज मल्टी लेवल, तो ऐसे तो आंसर दे नहीं सकते बॉक्स बना के, ऑब्वियसली कुछ तो बोलना पड़ेगा, राइट। तो कैसे बोलोगे, दिमाग में यही आना चाहिए। अब देखो बोलना कैसे मैं बताता हूँ। सबसे जो ऊपर होती है ना, उसको आप बोलोगे पेरेंट, पेरेंट क्लास, या पेरेंट क्लास को कुछ कुछ लोग बेस क्लास भी बोलते हैं, कोई बात वही है, पेरेंट क्लास बोलो या बेस क्लास बोलो। सबसे जो नीचे होती है उसको अपन बोलते हैं चाइल्ड क्लास
या फिर डेराइव्ड क्लास, चाइल्ड बोलो या डेराइव्ड बोलो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट। ओके, अब ये बच गई बीच वाली, क्योंकि मल्टी लेवल में ऊपर होगी एक नीचे होगी, बीच में भी कुछ होगा, जो बीच में होती है ना, इनको बोलते हैं एक्चुअली इंटरमीडिएट बेस क्लास, राइट। अब सवाल ये है इंटरमीडिएट बेस क्लास क्या होता है, क्यों बोलते हैं इंटरमीडिएट बेस क्लास, मैं आपको बताता हूं। देखो, इसको तो आप बोल सकते हो कि ये क्या है, पेरेंट, इसको आप बोल सकते हो कि ये क्या है, चाइल्ड। अगर मैं बोलूं बी क्या है, पेरेंट है या चाइल्ड है, आप एक आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि किसी एस्पेक्ट में तो बी क्या है, पेरेंट, और किसी एस्पेक्ट में बी क्या है, चाइल्ड। जैसे अगर मैं ये वाला डायग्राम कंसीडर करूं, ए और बी क्लास को कंसीडर करूं, तो बी मेरा क्या है, चाइल्ड। लेकिन अगर यही में ये वाला एस्पेक्ट कंसीडर करूं, बी और सी को, तो यहाँ पे बी क्या है, पेरेंट। तो देखो, किसी सिनेरियो में बी पेरेंट है, किसी सिनेरियो में बी चाइल्ड है। ऐसी क्लास जो किसी सिनेरियो में एज ए पेरेंट की तरह काम करेगा, किसी सिनेरियो में एज ए चाइल्ड की तरह काम करेगा, उसको अपन बोलते क्या, इंटरमीडिएट बेस क्लास, राइट। जैसे सी को भी देखो आप, अगर मैं बी और सी को लूं तो सी क्या है, चाइल्ड, लेकिन अगर यही मैं सी और डी को लूं तो सी क्या है, पेरेंट। इसीलिए बी और सी दोनों किस में आएगा, इंटरमीडिएट बेस। देखो, कोई सा भी सिनेरियो ले लो, डी हमेशा क्या रहेगा, चाइल्ड ही रहेगा, इसीलिए डी चाइल्ड है। कोई सा भी सिनेरियो ले लो, ए हमेशा क्या रहेगा, पेरेंट ही रहेगा, इसलिए ए पेरेंट है। तो अब अगर मेरे को बोलना हो, अगर इतना मेरे को पता हो ये सब डायग्राम, अब अगर मेरे को पूछे व्हाट इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, that is that simple. The concept of one parent class, one child class and multiple intermediate base classes comes under multi level inheritance, right? अब इंग्लिश कुछ भी बनाओ, उससे को मैटर करता नहीं है, अल्टीमेटली फील ये है कि ये डायग्राम है जिसके अकॉर्डिंग आपका क्या चल रहा, मल्टी लेवल। इवन कल अपन ने देखा था ना कि ऑब्जेक्ट क्लास इनडायरेक्ट होती है तो कौन सा इनहेरिटेंस बनाती है, मल्टी लेवल, मल्टीपल नहीं बनाता, जो कल अपन कंफ्यूज कर रहे थे, राइट। तो दैट इज द मल्टी लेवल, इस तरीके से ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। सेकंड, फाइन। नंबर थर्ड अगर अपन देखें, दैट इज व्हाट, हायरार्किकल। हायरार्किकल का मतलब क्या है, देखो ऑब्जर्व हियर, खाली चीज ध्यान रखने वाली चीजें कुछ भी नहीं है इसमें। हायरार्किकल, हायरार्किकल का मतलब, मैं यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूं, आप खुद ही बता देना क्या डेफिनेशन होगी। नॉल, लेट्स से ए बी एंड सी, सपोज 3 क्लास है, राइट। ओके, क्या होगा यहाँ पे, बोलो। हाँ, देखो अगर बात करें अपन यहाँ पे, ये क्या है, पेरेंट, ये दोनों क्या है, चाइल्ड। तो यहाँ पे एक पेरेंट की मल्टीपल चाइल्ड, इसको क्या बोलेंगे अपन, एक पेरेंट की मल्टीपल चाइल्ड, क्या बोलेंगे अपन, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, राइट। गलत अगर आप ऐसा बोलने की ट्राई करते हो, क्योंकि अगेन देखो लोग ऐसा बोलते, बट हर एक चीज पे आप रिलेट करने की ट्राई करो कि आपके आंसर में क्या डिफरेंस होगा। अगर आप ये बोल रहे हो एक पेरेंट और मल्टीपल चाइल्ड किस में आता है, हायरार्किकल में, तो फिर यहाँ पर भी आपको ये बोलना पड़ेगा, ये पेरेंट है, इसके कितने चाइल्ड है, 1 2 और 3, तो एक पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड किस में आना चाहिए, ये भी हायरार्किकल में। तो इसको तो आपने बोला कि किस में आ रहा है, मल्टी लेवल में। तो ऑब्वियसली बोलने का तरीका ये है, एक पेरेंट मल्टीपल डायरेक्ट चाइल्ड, राइट। जैसे यहाँ पे देखो, ये पेरेंट है, ये दोनों इसके डायरेक्ट चाइल्ड है, राइट। तो एक पेरेंट मल्टीपल डायरेक्ट चाइल्ड किस में आएगा, हायरार्किकल में। प्रॉपर्टी क्या होगी, बहुत सिंपल है। जैसे सपोज करो, मान लो अपन इसको इस वे में ट्रीट करते हैं, इसके पास मान लो एक मेथड है जिसका नाम क्या है, M1, इसके अंदर एक मेथड है जिसका नाम क्या है, M2, इसके अंदर एक मेथड है जिसका नाम क्या है, M3। देखो ए क्लास के अंदर कितनी मेथड है, एक M1, बी में देखोगे तो कितनी मेथड है, एक तो कहां से आएगी, ए से, एक इसके खुद की, तो इसके पास M1 भी है, M2 भी है। अगर सी क्लास में देखोगे, एक तो M3 खुद की है, एक कहां से आएगी, ए से, तो इसके पास M1 है और M3 है, राइट। मतलब अगर आप सी का ऑब्जेक्ट बनाते हो, आप किस किस को कॉल कर सकते हो, M1 को कर सकते हो, M3 को कर सकते हो। आप बी का बनाते हो, आप किसको कर सकते हो, M2 को कर सकते हो, M1 को कर सकते हो। आप ए का बनाते हो, आप किसको कर सकते हो, ओनली M1 को। क्या आप सी का बना के M2 को कर सकते हो, नहीं, क्योंकि बी की प्रॉपर्टी सी में अवेलेबल नहीं होने वाली, फाइन, क्योंकि ये दोनों सेम लेवल पे। कंसेप्ट एक ही है, पेरेंट की प्रॉपर्टी किस में अवेलेबल होगी, चाइल्ड में, चाइल्ड की किस में नहीं जाती, पेरेंट में नहीं जाती, राइट। तो ऑब्वियसली ये कौन सा इनहेरिटेंस हो गया आपका, हायरार्किकल, राइट। तो हायरार्किकल मतलब एक पेरेंट मल्टीपल डायरेक्ट चाइल्ड क्लासेस, राइट। तो 3 हो गया सिंपल, मल्टी लेवल है, तीसरा कौन सा, हायरार्किकल। चौथा जो बचता है क्या, हाइब्रिड। हाइब्रिड में कुछ भी नहीं है, अभी तक जितने भी चीजें आपने देखी है, क्या क्या, सिंपल, मल्टी लेवल और हायरार्किकल, इन तीनों का कुछ भी कॉम्बिनेशन, उसको अपन क्या बोलेंगे, हाइब्रिड। हाइब्रिड को अलग से इनहेरिटेंस नहीं है, किसी का भी कॉम्बिनेशन, दैट इज हाइब्रिड। जैसे मैं एक डायग्राम बनाता हूं, सपोज जैसे ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे ए
राइट। यहाँ पे बी सी देन डी। सब ये कोई एग्जांपल है, ऑब्जेक्ट हियर यहाँ पे ये है, सब ये एग्जांपल है। अभी अगर इस एग्जांपल को देख के मैं आपको बोलूंगी कौन सा इनहेरिटेंस हो रहा है यहाँ पे, एक नहीं बता सकते आप, क्योंकि एक से ज्यादा इनहेरिटेंस यहाँ पे हो रहे हैं। डिपेंड करेगा आप किसको कंसिडर कर रहे हैं, राइट। जैसे अगर मैं, देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करना, अगर मैं इस वाले को कंसिडर करूं, इस वाले डायग्राम को, तो ये कौन सा इनहेरिटेंस है? सिंपल, एक पेरेंट क्लास एक चाइल्ड क्लास, दैट इज सिंपल इनहेरिटेंस। अगर यही मैं इस वाले डायग्राम को कंसिडर करूं, ये वाला, देखो कौन सा हो गया ये, एक पेरेंट क्लास एक चाइल्ड क्लास और बीच में क्या आ गई, इंटरमीडिएट, तो कौन सा हो गया, मल्टी लेवल। तो ये आपका हो गया मल्टी लेवल। ओके। और अगर यही में ये वाला देखो, एक पेरेंट मल्टीपल डायरेक्ट चाइल्ड, ये कौन सी कैटेगरी में चला गया, हायरार्किकल। तो कुछ डायग्राम ये इस तरीके से है कि यहाँ पे सब कुछ कॉम्बिनेशन में हो रहा है, तो अगर कुछ भी कॉम्बिनेशन, उसको अपन क्या बोलेंगे, हाइब्रिड। मतलब जो भी अपन ने पढ़ा है, सिंपल, मल्टी लेवल और हायरार्किकल, इन तीनों का कोई भी कॉम्बिनेशन, उसको अपन क्या बोलेंगे, हाइब्रिड। मल्टीपल और साइक्लिक को तो अपन इन्वॉल्व कर नहीं सकते, क्योंकि मल्टीपल और साइक्लिक तो सपोर्ट होते नहीं है, राइट। अगर इंटरफेस होता तो मल्टीपल को भी आप इन्वॉल्व कर सकते थे, बट अभी अपन इंटरफेस की बात कर नहीं रहे, राइट। ओके, सो पहले ये लिखो, उसके बाद अपन आगे देखते हैं फर्दर। क्या? हाँ, ऐसा किसी का भी कोई भी कॉम्बिनेशन, मतलब अगर ऐसा हुआ ना कि सपोज सिंपल है और मल्टी लेवल है किसी में, राइट, तो उसको भी अपन क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ही बोलेंगे। या फिर सिंपल है हायरार्किकल है, क्या बोलोगे, हाइब्रिड बोलोगे। या फिर तीनों कंबाइन है, तब भी क्या बोलोगे, हाइब्रिड। एक इंडिविजुअल है तो वो इंडिविजुअल है, अगर कोई भी दो या तीन कोई भी मिक्स है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हाइब्रिड, राइट। ओके, जस्ट राइट इट डाउन, लिखिए। Keep writing. Number first, that is simple inheritance. लिखिए इसके अंदर। सिंपल इनहेरिटेंस, इसके अंदर लिखिए द कंसेप्ट ऑफ वन पेरेंट क्लास, the concept of one parent class and one child class comes under the concept of one parent class and one child class comes under simple inheritance. The concept of one parent class and one child class comes under simple inheritance. Simple inheritance. एग्जाम्पल आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, यहाँ पे इस तरीके से कुछ, चलो वहीं से लिख लो। ये रहा आपका सिंपल इनहेरिटेंस, राइट। दिस इज सिंपल इनहेरिटेंस। एक क्लास है ए, एक क्लास है बी, एक पेरेंट क्लास एक चाइल्ड क्लास, दैट इज सिंपल इनहेरिटेंस। Okay, second one then keeps writing multi-level inheritance. Second लिखो multi-level inheritance. Multi-level inheritance इसके अंदर लिखिए the concept of one parent class and one child class, concept of one parent class and one child class and multiple intermediate base classes comes under multi-level inheritance. Multi-level inheritance.
नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इंटरमीडिएट बेस क्लास मींस intermediate base class is a class that can act as both parent and child class. Intermediate base class is a class that can act as both parent and child class. राइट, ओके, एग्जाम्पल आप मेंशन कर सकते हो यहाँ से। डायग्राम लिखना, डायग्राम लिख लो ताकि आपको यही ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है, बाकी डेफिनेशन आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। Okay, fine. Next then, next keeps writing hierarchical inheritance. Hierarchical inheritance. लिखो उसके अंदर, the concept of one parent class and multiple direct child classes comes under hierarchical inheritance. The concept of one parent class and multiple direct child classes comes under hierarchical inheritance. Okay, just mention example, this one. Yeah, this is the hierarchical inheritance, right? Okay, then at last number 4 लिखिए hybrid inheritance. Hybrid inheritance. Okay, लिखिए इसके अंदर any combination of simple comma
any combination of simple comma multi-level comma hierarchical inheritance any combination of simple comma multi-level comma hierarchical inheritance comes under hybrid inheritance. Any combination of simple comma multi-level comma hierarchical inheritance comes under hybrid inheritance. ओके मेंशन कर लीजिए, अब एग्जांपल मेंशन करना आपको तो this one, like this is what example of hybrid. चलो ओके फाइन। ओके अभी एक और क्वेश्चन है जिसका आंसर अपने को इनहेरिटेंस से ढूंढने की रिक्वायरमेंट है, और वो ये कि जहां से अपन ने स्टार्ट किया था वापस अपन उसी पे आते हैं कि इनहेरिटेंस बोलो या फिर क्या बोलो, ईजे रिलेशन बोलो, बात एक ही है। अब सवाल ये है ये क्या है ईजे, और इतना पॉपुलर क्यों इसका नाम ईजे रिलेशन क्यों होता है, राइट। इसका आंसर मैं आपको अभी नहीं दूंगा, अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा इसका आंसर। एक्चुअल में इसके लिए पहले अपने को एक और रिलेशन पढ़ने की रिक्वायरमेंट होगी, कौन सा, हैजे रिलेशन। और जैसे अपन हैजे रिलेशन पढ़ोगे उसके बाद अपन दोनों को कंपेयर करेंगे कि हैजे और ईजे में क्या डिफरेंस है, राइट। और तब ये ज्यादा फ्रूटफुल आपके लिए होगा। तो उसको ईजे क्यों बोलते हैं, क्योंकि उससे कुछ निकल के आता है एक्चुअल में, और इसको हैजे क्यों बोलते हैं क्योंकि इससे कुछ और निकल के आता है। विल डिस्कस, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर आपको हैजे डिस्कस करने के बाद ही पता चलेगा, राइट। इसके अलावा नाउ यू कैन से कि यू नो अबाउट इनहेरिटेंस, एक्चुअली इनहेरिटेंस क्या होता है या जावा में किस तरीके से इनहेरिटेंस चलता है, राइट। अब डजंट मैटर कि आप फ्रेशर लेवल पे इंटरव्यू दे रहे हो, एक्सपीरियंस लेवल पे दे रहे हो, टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 किसी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो, या इवन जो हाईएस्ट लेवल होता है ओरेकल सर्टिफिकेशन, इतने इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपका बनेगा नहीं रिगार्डिंग इनहेरिटेंस। बट सिंपल बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ओरेकल सर्टिफिकेशन में इनहेरिटेंस का क्वेश्चन सिंपली डायरेक्ट नहीं आने वाला, मतलब ये किसी के साथ कंबाइन होकर आएगा, वेदर ये ओवरलोडिंग के साथ कंबाइन होकर आ गया, ओवरराइडिंग के साथ कंबाइन होकर आ गया, ये बहुत सारे टॉपिक के साथ कंबाइन हो सकता है, राइट। तो इंडिविजुअल इनहेरिटेंस का सर्टिफिकेशन जो हाईएस्ट लेवल होता है वहां पे क्वेश्चन डायरेक्ट इनहेरिटेंस का देखने को नहीं मिलेगा, बट ये कंबाइंड फॉर्म में 100% 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं इनहेरिटेंस, राइट। तो कंबाइंड फॉर्म में बात करेंगे अपन इसकी जब अपन ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग और आगे जितने भी फर्दर कंसेप्ट है वो डिस्कस करेंगे, राइट। बट इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, कंसेप्चुअल पर्सपेक्टिव से किसी भी लेवल पे आप आंसर कर सकते हो, इसके बाद कुछ है नहीं इनहेरिटेंस के रिगार्डिंग, राइट। चलो बात करते हैं अपन नेक्स्ट अपने को डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट है हैजे रिलेशन, लेकिन पहले अपन इसको डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि इसमें एक दो चीजों की और रिक्वायरमेंट है। पहले अपन डिस्कस करते हैं एक और हैजे रिलेशन के जस्ट नीचे जो पहले दिन मैंने बताया था उस कंसेप्ट में क्या था, मेथड सिग्नेचर, अपन उसको डिस्कस करते हैं पहले, राइट। क्या होता है मेथड सिग्नेचर, यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, वो क्वेश्चन कितना क्रिटिकल होता है, पहले अपन उसकी बात करते हैं। जैसे अगर अपन यहाँ पे देखें जो टैली अपन ने किया था उसके अकॉर्डिंग ईजे के बाद अपने को हैजे करने की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन ये थोड़ी देर बात करेंगे अपन। अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं अपन, मेथड सिग्नेचर, राइट। क्या होता है मेथड सिग्नेचर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एक चीज लिखता हूँ। जैसे सपोज करो मैंने लिखा क्लास टेस्ट, एक क्लास का नाम है टेस्ट, इसके अंदर मान लो एक मेथड लिख रहा हूं मैं, देखो पब्लिक वॉइड, और यहाँ पे सपोज मैंने लिखा m1 ऑब्जेक्ट हियर, तो आराम से लिख रहे हैं यहाँ पे। पहली बात तो अभी इसके रिगार्डिंग इतना दिमाग लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं। जब भी आपको कोई मेथड दिखे ना, सबसे पहले अपने को मेथड का क्या देखना है, रिटर्न टाइप, राइट। तो रिटर्न टाइप कहाँ पे, यहाँ पे, राइट। वॉइड मतलब ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। अभी मैंने आपको ये भी नहीं बताया कि कब कोई मेथड रिटर्न करेगा कब कोई नहीं करेगा, तो अभी इसके रिगार्डिंग भी आपको दिमाग नहीं लगाना। अभी बस जस्ट ये वाला क्या है, रिटर्न टाइप, और वॉइड होने का मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। अब कब करना चाहिए रिटर्न, कब नहीं करना चाहिए, कौन सा सिनेरियो बेटर होता है, आगे डिस्कस करेंगे अपन। रिटर्न टाइप के जस्ट आगे जो आपको दिखता है उसको बोलते हैं अपन मॉडिफायर,
टोटल 12 मॉडिफायर्स होते हैं जावा में। इसके जस्ट अगला चैप्टर अपन डिक्लेरेशन एंड एक्सेस मॉडिफायर लेंगे, वहां पे एक एक पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे, मॉडिफायर क्या होता है, सारे मॉडिफायर को एक एक डीप में डिस्कस करेंगे, जिसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा। एंड इवन अभी के लिए मुझे पता है बहुत सारे लोग ये फील कर रहे होंगे कि उनको पता है पब्लिक क्या होता है, या उनको पता है प्रोटेक्टेड क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है। मैं जैसा बोलूंगा थोड़ा वेट करिए, एक्चुअल में आपको पता चलेगा पब्लिक क्या होता है, प्रोटेक्टेड क्या होता है। बहुत सारा टाइम अपन इस पे इन्वेस्ट करने वाले, तो अभी के लिए आपको गैस नहीं करना है ये क्या है, जितना आपको पता है 100% रॉन्ग पता है। इवन आपको छोड़िए 99% लोगों को रॉन्ग पता है। इवन मैं आपको एक टास्क देता हूँ, जब तक अपन नहीं पहुंचे ना तब तक एक मॉडिफायर के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करना। किसके बारे में? प्रोटेक्टेड के बारे में, राइट। एक बार देखना आप क्या आंसर करोगे, नो मैटर कहीं से भी सर्च करना, उसके बाद क्लास का वेट करना जहां पे मैं आपको बताऊंगा विद एग्जांपल एक्चुअली प्रोटेक्टेड क्या होता है, लोग इसको कितना गलत ट्रीट करते हैं। एंड इवन लोगों से मेरा मतलब है जो 5-10 साल से जिनको एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में, वो राइट विल डिस्कस कि एक्चुअल में ये मिस्टेक क्यों होती है। बट अभी फिलहाल अपना टॉपिक ये नहीं है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ रिटर्न टाइप के आगे जितनी भी चीजें लिखी जा रही है उनको क्या बोलते हैं? मॉडिफायर। अभी बस इतना ध्यान रखिए क्या होता है मॉडिफायर, विल डिस्कस लेटर। और रिटर्न टाइप के जस्ट बाद में क्या होता है? मेथड का नाम। तो यहाँ पे जैसे मेथड का नाम कौन सा है? M1। और यहाँ पे जो ये आपको ब्रैकेट दिख रहा है, इसमें अगर आपको कोई आर्ग्यूमेंट देने हो तो क्या लिखते हैं अपन यहाँ पे? आर्ग्यूमेंट, राइट। तो अभी मैं आपको जैसे मान लो यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट भी ले रहा है, सपोज ये मेथड कोई आर्ग्यूमेंट ले रहा है, राइट, लेट्स से दिस मेथड इज टेकिंग int x व्हाटएवर, एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है। कौन सा आर्ग्यूमेंट? int आर्ग्यूमेंट, राइट। अब देखो इस पूरे मेथड, ये जो मेथड आपने लिखी है, इस मेथड में इसका सिग्नेचर कौन सा है, राइट। इस मेथड में इसका सिग्नेचर कौन सा है, तो आपको देखना है। जावा में दो चीजें मेथड सिग्नेचर में आती है, एक तो मेथड का नाम और दूसरा मेथड का आर्ग्यूमेंट्स। ये दो चीजें मिलके इनको कंबाइन अपन क्या बोलते हैं? मेथड सिग्नेचर, राइट। तो अभी आगे चल के बहुत सारी जगह जहां पर भी मेरे को इन दोनों को कंबाइन देखना होगा, मैं हमेशा एक वर्ड यूज करूंगा, मेथड सिग्नेचर। तो कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं, जहां भी मेथड सिग्नेचर यूज करूं मतलब मैं नाम और आर्ग्यूमेंट की बात करना चाह रहा हूं, राइट। ये मैं इसलिए आपको इतना बता रहा हूं क्योंकि अगर आप यही इसको कंपेयर करोगे C++ के साथ, तो C++ में वॉइड या फिर जो रिटर्न टाइप होता है वो भी मेथड सिग्नेचर में आता है। मतलब अगर C++ का मेथड सिग्नेचर देखोगे तो ये पूरा मेथड सिग्नेचर है, और अगर ये जावा का देखोगे तो जावा में रिटर्न टाइप मेथड सिग्नेचर का पार्ट नहीं होता है, खाली मेथड का नाम और मेथड का आर्ग्यूमेंट ही मेथड सिग्नेचर का पार्ट होता है, राइट। अब आराम से देखना ये कितना इंपॉर्टेंट है मेथड सिग्नेचर, उसके रिगार्डिंग मैं आपको थोड़ी चीज बताता हूं, राइट। यहां पे मान लो मैंने लिखा system.out.println, राइट, और यहाँ पे मान लो सपोज कुछ भी मैं लिख रहा हूँ, लेट्स से M1, राइट, M1, और क्या आर्ग्यूमेंट ले रही है? int। तो ऐसे ही मैं कुछ भी प्रिंट करवा रहा हूँ ताकि अपने को पता चले कि अपन इस मेथड की बात कर रहे हैं। कौन सी मेथड की? M1 मेथड की। देखो यहाँ पे लेट्स से मैं एक मेन मेथड लिखता हूँ ताकि अपन चला सके इसको, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ऑलरेडी आपको सब कुछ पता है मेन के बारे में। यहाँ पे किसको कॉल करना है अपने को? लेट्स से M1 मेथड को कॉल करना है। देखो जब भी मेथड को कॉल करना होता है सबसे पहले अपने को देखना है वो मेथड किस तरीके की है, क्योंकि या तो वो इंस्टेंस हो सकती है या वो स्टैटिक हो सकती है। तो अगर इस मेथड के आगे जो मॉडिफायर है उस मॉडिफायर में कहीं स्टैटिक नहीं लगा हुआ हो तो वो मेथड कैसी है? इंस्टेंस। तो ये मेथड कैसी मेथड है? इंस्टेंस मेथड। तो इंस्टेंस मेथड को कॉल करने के लिए पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उसके बाद रेफरेंस वेरिएबल पे कॉल करना पड़ेगा। तो कौन सी क्लास में ये M1 मेथड? टेस्ट क्लास में। तो इसको कॉल करने के लिए कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा? टेस्ट क्लास का। तो पहले मैं बनाता हूं टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट, और टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनने के बाद मैं बोलता हूं t.m1, और ये क्या ले रहा है? एक इंटीजर आर्ग्यूमेंट ले रहा है। तो आपको यहां से एक इंटीजर नंबर पास करवाना पड़ेगा, जो कि मैंने पास करवाया कितना? 10, राइट। ऑब्जेक्ट हियर। अब देखो जैसे ही कंपाइलर इसको चलाएगा, कंपाइलर इसको देखेगा, जेवीएम इसको देखेगा, तो कंपाइलर पूरा पूरा किसके बेसिस पे देखता है? मेथड सिग्नेचर के बेसिस पे। आप देखो कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो जो फ्लो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग क्या है? M1 कॉल हुआ, M1 ऑफ इंट कॉल हुआ किस पे? टी पे। टी कौन से टाइप का? टेस्ट टाइप का। कंपाइलर जाएगा टेस्ट क्लास में, क्या चेक करेगा? M1 विथ इंट है या नहीं, M1 विथ इंट है या नहीं है, तो कंपाइलर बोलेगा ठीक है, कंपाइल हो गया सक्सेसफुल, कोई एरर नहीं है। अब जब जेवीएम आएगा तो जेवीएम बोलेगा M1 विथ इंट है, तो मैं उसको चला देता हूं, तो चलाएगा तो क्या आउटपुट प्रिंट होगा? M1 इंट। देखो इस वाले को चलाओगे तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये आउटपुट आने वाला है। देखो ऑब्जेक्ट हियर, लेट मी क्लियर द कंसोल, एंड अगर इसको कंपाइल करो, कंपाइलेशन इज फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं कंपाइलर को। जैसे ही मैं रन करूंगा, क्लास का नाम भी क्या मेरा? टेस्ट। आउटपुट क्या आ रहा है? M1 इंट। ना कंपाइलर को प्रॉब्लम है ना जेवीएम को। देखो पूरा खेल मेथड सिग्नेचर पे। जैसे मैंने मान लो ये हटा दिया, अब देखो कंपाइलर कैसे चेक करता है। देखो कंपाइलर दो चीजों के बेसिस पे आएगा। यहाँ पे वापस देखो M1
ऑफ इंट कॉल हुआ। देखो क्या देख रहा है, एक तो मेथड का नाम देख रहा है, क्या देख रहा है, आर्ग्यूमेंट देख रहा है। नाम और आर्ग्यूमेंट मतलब क्या देख रहा है, सिग्नेचर देख रहा है। तो M1 ऑफ इंट कॉल हुआ किस पे, टी पे। टी कौन से टाइप का, टेस्ट टाइप का। क्या टेस्ट क्लास में M1 ऑफ इंट है, नहीं, और नहीं तो 100% क्या आने वाली है, एरर। फाइन, तो ऑब्जर्व करो यहाँ पे, जैसे इसको कंपाइल करने के ट्राई करोगे देयर विल बी एरर, क्योंकि जिस सिग्नेचर की मेथड को कंपाइलर ढूंढने की ट्राई कर रहा है वो सिग्नेचर की मेथड है नहीं। ये बोल रहा है एरर, मेथड M1 इन क्लास टेस्ट नहीं मिली इसको, राइट, क्योंकि इसको जो चाहिए था ना, वो क्या चाहिए था, नो आर्ग्यूमेंट वाली मेथड चाहिए, और इसको मिली कौन सी, इंट, राइट। तो यहाँ पे देखो, इसको यहां से अपने को कॉल कौन सी करनी चाहिए थी, नो आर्ग्यूमेंट वाली, आपने कॉल कौन सी की, इंट वाली, दैट्स व्हाई देयर इज एन एरर, क्योंकि इस सिग्नेचर की कोई मिली नहीं मेथड। तो पूरा जब भी रिजोल्यूशन होता है मेथड का, किसके बेसिस पे होता है, सिग्नेचर के बेसिस पे। इसीलिए देखो मैं आपको एक और चीज बताता हूं, एक्चुअली मेरे को इस पॉइंट पे पहुंचना था, इसीलिए मैं इतना ये स्टोरी एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं इस पॉइंट पे पहुंचना चाह रहा हूं, यहाँ पे ऑब्जर्व हियर। मान लो, चलो मैं इसको बोलता हूं कि ठीक है, इसको लिख लेते हैं अपन इंट एक्स। देखो इंट एक्स, फाइन। अब यहाँ पे मैं एक और मेथड लिख रहा हूं, एंड अगेन लेट्स सपोज इंट वाई, फाइन। और यहाँ पे मान लो मैं ऐसे कुछ और कुछ प्रिंट करवाता हूं, ताकि कौन सी चली अपने को पता चले। यहाँ पे मान लो मैं CST प्रिंट करवाता हूँ, राइट, ताकि पहले वाली चलेगी तो क्या आएगा, M1 इंट, दूसरे वाली चलेगी तो क्या आएगा, CST, राइट। चलो एक बार देखते हैं, M1 ऑफ इंट कॉल हुआ, कंपाइल कैसे देखेगा, M1 ऑफ इंट कॉल हुआ किस पे, टी पे। टी कौन से टाइप का, टेस्ट टाइप का। कहां पे जाएगा, टेस्ट क्लास में। क्या चेक करेगा, M1 ऑफ इंट है या नहीं। अब M1 ऑफ इंट एक तो ये रही, और एक M1 ऑफ इंट ये रही, तो ऑब्वियसली कौन सी चलने वाली है, पहले वाली या दूसरी वाली, पहले वाली, क्योंकि ऊपर किसको लिखा आपने, पहले वाली को, राइट। तो पहले वाली को ऊपर लिखा, तो ऑब्वियसली कंपाइलर बोलेगा कि M1 ऑफ इंट है, और जब JV में आएगा तो इसको चला देगा, चलाएगा तो क्या ऊपर आएगा, बोल भी नहीं रहता, क्या क्या ऊपर आना चाहिए, M1 ऑफ। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि ऊपर लिखना नीचे लिखना इससे कोई फर्क पड़ता नहीं एक्चुअल में जावा में, राइट। तो यहाँ पे किस तरीके से ये बिहेवियर चलने वाला, देखो M1 ऑफ इंट कॉल हुआ किस पे, टी पे। टी कौन से टाइप का, टेस्ट टाइप का। कंपाइलर जाएगा टेस्ट क्लास में, चेक करेगा M1 ऑफ इंट है, यस देयर आर टू M1 ऑफ इंट, एक तो ये रही M1 ऑफ इंट, एक ये रही M1 ऑफ इंट, राइट। तो अब कंपाइलर होगा कंफ्यूज, इसके पास कितने ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, दोनों में से किसके पास जाना है। मैंने कल आपको बोला था, जब भी एक से ज्यादा ऑप्शन होते हैं, कौन सी प्रॉब्लम, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम, कंफ्यूजन, एम्बिग्यूटी, राइट, की डिसाइड नहीं कर पा रहा किसके पास जाना है, क्योंकि एम्बिग्यूअस ऑप्शंस आर देयर, मल्टीपल ऑप्शंस आर देयर। तो 100% यहाँ पे क्या आने वाली है, एरर। देखो ऑब्जर्व करो, यहाँ पे जैसे ही आप इसको कंपाइल करने की ट्राई करोगे, ये बोलेगा मेरे को एम्बिग्यूटी है, मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूँ किसके पास जाना है, ये देखो। या फिर ये बोलेगा M1 ऑफ इंट इज ऑलरेडी डिफाइंड, ये बोल रहा है पहले ही एक मेथड डिफाइन हो चुकी है M1 ऑफ इंट, वापस से आप इसको डिफाइन करने की ट्राई कर रहे हो। देखो कहां पे एरर दी इसने, लाइन नंबर 7 पे, क्योंकि लाइन नंबर 7 पे आप दूसरी बार M1 मेथड लिखने की ट्राई कर रहे हो। देखो जाके देखो, लाइन नंबर 7 पे आप दूसरी बार M1 मेथड लिखने की ट्राई कर रहे हो। कैसी M1, जो कैसा आर्गुमेंट ले रही है, इंट, जबकि ये पहले ऊपर ऑलरेडी लिख चुके हैं। देखो आराम से देखना, धीरे धीरे अपन इसको पकड़ते हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जब भी मेथड का रिजोल्यूशन होता है किसके बेसिस पे होता है, सिग्नेचर के बेसिस पे। इसका मतलब अगर एक क्लास के अंदर कोई दो मेथड ऐसी हुई जिनका सिग्नेचर क्या हुआ, सेम हुआ, तो उसका रिजोल्यूशन हो ही नहीं पाएगा, हमेशा क्या आने वाली है, एरर आने वाली है। इसलिए एक पॉइंट है, एक जावा क्लास के अंदर सेम सिग्नेचर की दो या दो से ज्यादा मेथड नहीं हो सकती, राइट। जैसे ही आप सेम सिग्नेचर की कोई मेथड लिखने की ट्राई करोगे, क्या आने वाली है, एरर। भले आप कॉल कर रहे हो नहीं कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कल भी यही हो रहा था ना, मल्टीपल इनहेरिटेंस में भले दोनों क्लास में सेम नाम की मेथड थी या नहीं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन होने के चांसेस है, इसीलिए उसने ब्लॉक कर दिया कि मैं इतना चेक नहीं करूंगा। जैसे ही मल्टीपल इनहेरिटेंस वाला होने वाला होगा, हमेशा मैं क्या देने वाला हूं, एरर, क्योंकि मैं एक एक चीज चेक करने जाऊंगा कि कंफ्यूजन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उसमें बहुत टाइम कंज्यूम होने वाला है। तो यहां पर भी जैसे ही आपने दो सिग्नेचर की मेथड लिखी, अब कंफ्यूजन तो कब होगा, जब इसको कॉल करोगे, लेकिन आपने कॉल नहीं किया, तब भी वो क्या देने वाला है, एरर, क्योंकि कंपाइलर बोलेगा जब दो सिग्नेचर की सेम मेथड है तो आगे जाके कभी ना कभी तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो मैं चेक नहीं करने वाला हूं कि फिलहाल हो रहा है या नहीं, ये आप नहीं कर सकते, ये परमिट नहीं है। तो इवन देखो मैं कॉल नहीं कर रहा हूं, फिर भी ये एरर देने वाला है, लाइन नंबर 7 पे एरर देगा कि ये पॉसिबल नहीं है, राइट। तो एक जावा क्लास के अंदर सेम सिग्नेचर की दो या दो से ज्यादा मेथड नहीं हो सकती। रीजन आपको पता है, क्योंकि अदरवाइज कॉल करने के टाइम पे क्या होने वाला है, कंफ्यूजन होने वाला है, एम्बिग्यूटी होने वाली है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अलाउड, राइट। चलो आगे चलते अपन, पहले एक चीज लिखो उसके बाद आगे चलते हैं। कीप्स बैडिंग,
मेथड सिग्नेचर एंड कीप इट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जहां पर भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स में अपने को बात करनी होगी नेम और आर्ग्यूमेंट दोनों के साथ में, हमेशा अपन मेथड सिग्नेचर का नाम लेंगे। फर्स्ट पॉइंट, इन जावा मेथड नेम एंड मेथड आर्ग्यूमेंट्स, in Java method name and method arguments are part of method names and method arguments are part of method signature. In Java method name and method arguments are part of method signature. Next, second point, in Java return type is not part of method signature. Return type is not part of method signature. In Java, return type is not part of method signature. Next, number third point. In a single Java class, keep it most important, number third one. In a single Java class, there cannot be two or more than two methods. There cannot be two or more than two methods with the same signature. Two or more than two methods with the same signature. In a single Java class, there cannot be two or more than two methods with the same signature. Fine, okay. Just you can write this example. Even ये मेन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी आप कॉल कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो तो मैटर करता ही नहीं। आप ऐसा करने की ट्राई करोगे तब भी क्या आने वाली है, एरर। अभी इसको कंपाइल करोगे तो वैसे ही एरर आने वाली, क्योंकि आपने दो M1 मेथड लिख रखे जिनका सिग्नेचर सेम, विच इज नॉट पॉसिबल। ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट, अब देखो मेथड सिग्नेचर क्या होता है आपको पता है। मेथड का नाम और आर्गुमेंट जो है वो मिलके क्या बनाने वाले हैं, मेथड सिग्नेचर, राइट। अब ये कहां पे यूजफुल है वो अपन देखते हैं। इसके लिए अपन चलते हैं नेक्स्ट चीज पे। एंड अगेन मैंने आपको जब भी ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अपन ने स्टार्ट किया था उस टाइम पे मैंने आपको बोला था पूरे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जावा का, और उसमें अगर एक क्लास उसमें अगर एक पॉइंट या एक टॉपिक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो क्या है, ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में क्या डिफरेंस है, राइट। और इवन मैंने आपको बोला था जस्ट एक क्वेश्चन सफिशिएंट है आपको किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करवाने में, राइट, क्योंकि किस तरीके से आपको आंसर देना है वो अपन अभी डिस्कस करेंगे। तो अब पहले अपन वन बाय वन दोनों को डिस्कस करते हैं। पहले अपन ओवरलोडिंग डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपन ओवरराइडिंग डिस्कस करेंगे, और उसके बाद लास्ट में अपन पहुंचेंगे कि आपको किस तरीके से डिफरेंस देने की रिक्वायरमेंट है ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में, राइट। तो नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट अपन स्टार्ट करते हैं, दैट इज व्हाट, मेथड ओवरलोडिंग। तो पहले देखते हैं मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है और उसके बाद अपन फर्दर इन्वॉल्व होते हैं। जस्ट ऑब्जर्व हियर, मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। अभी सिग्नेचर का रोल आने वाला है। मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है यहाँ पे देखो,
अभी अपन ने क्या बात की, सिग्नेचर किसको बोलते हैं, मेथड नेम और आर्ग्यूमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं, सिग्नेचर। अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, मेथड ओवरलोडिंग किसको बोलते हैं, दो या दो से ज्यादा मेथड, टू और मोर देन टू मेथड्स, अगर दो या दो से ज्यादा मेथड आपके क्लास में अवेलेबल है, इनको आप ओवरलोडिंग बोलोगे अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है। क्या कंडीशन, पहली कंडीशन है मेथड का नाम सेम होना चाहिए, नाम क्या होना चाहिए, सेम, और दूसरी कंडीशन है आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए डिफरेंट, राइट। देखो अगर मेथड का नाम सेम हो गया, आर्ग्यूमेंट भी सेम हो गए, तब तो वो एक क्लास में रह ही नहीं सकते, लेकिन अगर नाम सेम है, आर्ग्यूमेंट डिफरेंट है, तो वो एक क्लास में रह सकती है, राइट। और इस केस को बोलेंगे अपन क्या, ओवरलोडिंग। अगर नाम सेम है, आर्ग्यूमेंट डिफरेंट है, तो अपन क्या बोलेंगे, ओवरलोडिंग। अब देखो आर्ग्यूमेंट डिफरेंट होने का मतलब बहुत सारे तरीके से डिफरेंट हो सकता है, जैसे ऑब्जर्व करना। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, मान लो मैंने लिखा m1 ऑफ int x और एक मैंने लिखा मान लो m1 ऑफ फ्लोट x, सपोज। क्या ये दोनों में आर्ग्यूमेंट डिफरेंट है, यस, एक इंट है दूसरा क्या है, फ्लोट है, तो ऑब्वियसली आर्ग्यूमेंट दोनों में डिफरेंट है, तो ये क्या हो गया, ओवरलोडिंग, राइट। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट का क्या डिफरेंट है, टाइप डिफरेंट है, एक किस टाइप का है, इन टाइप का, दूसरा किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का। तो पहला डिफरेंट होने का तरीका क्या है, टाइप डिफरेंट हो सकता है, आर्ग्यूमेंट का टाइप डिफरेंट होगा तब भी अपन बोलेंगे क्या, आर्ग्यूमेंट क्या है, डिफरेंट है। दूसरा डिफरेंट होने का तरीका क्या हो सकता है, जैसे मान लो मैंने एक लिखा m1 ऑफ int x और दूसरा मान लो मैंने लिखा m1 ऑफ int x कॉमा int y। यहां पे देखो कितने आर्ग्यूमेंट है पहले वाली में, एक, दूसरे वाले मेथड में कितने आर्ग्यूमेंट है, दो, तो यहां पर भी दोनों के आर्ग्यूमेंट क्या है, डिफरेंट। इस बार किस फॉर्मेट में डिफरेंट है, नंबर, राइट, इसमें एक है इसमें दो है, तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर डिफरेंट। तो आर्ग्यूमेंट नंबर की फॉर्मेट में भी डिफरेंट हो सकता है, टाइप डिफरेंट हो तब भी अपन बोलेंगे आर्ग्यूमेंट डिफरेंट है, नंबर डिफरेंट है तब भी अपन बोलेंगे आर्ग्यूमेंट डिफरेंट है। और तीसरा, जैसे मान लो ऑब्जर्व करना, मैं मान लो यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूं, राइट, मान लो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं m1 ऑफ int x कॉमा सपोज ऐसे फ्लोट y, राइट, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं m1 ऑफ फ्लोट x कॉमा int y, राइट। अगर बात करेंगे यहाँ पे देखो, पहली बार टाइप यहाँ पे क्या है, इंट फ्लोट, यहाँ पर भी इंट फ्लोट है, टाइप सेम है, नंबर यहाँ पे कितने, दो, यहाँ पर भी नंबर कितने, दो, लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंट है, ऑर्डर। यहाँ पहले इंट आ रहा है बाद में फ्लोट आ रहा है, या पहले फ्लोट आ रहा है बाद में इंट आ रहा है, तो इवन ऑर्डर डिफरेंट है फिर भी अपन क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट डिफरेंट है। तो आर्ग्यूमेंट तीन तरीके से डिफरेंट हो सकते हैं, टाइप में डिफरेंट हो सकते हैं, नंबर में डिफरेंट हो सकते हैं, या फिर ऑर्डर में डिफरेंट हो सकते हैं, और तीनों में से किसी भी तरीके से डिफरेंट है अपन उसको क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट्स क्या है, डिफरेंट। तो अगर नाम सेम है, आर्गुमेंट डिफरेंट है, क्या बोलने वाला अपन, ओवरलोडिंग, राइट। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको लिख के बताता हूं, ऑब्जर्व हियर, बहुत आराम से देखते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर अपन देखें, देखो जैसे ये अपने को एरर दे रहा था, ये पॉसिबल था नहीं, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ। देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, मैं इसको बोलता हूँ यहाँ पे इंट एक्स ही है, और यहाँ पे इंट वाई कोमा इंट जेड, यहाँ पे मैंने कितने ले लिए, दो, राइट। अब देखो आराम से देखना, अब मान लो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया टेस्ट क्लास का, मैं कॉल कर रहा हूँ किसको, t डॉट m1 ऑफ 10, राइट, मैं कॉल कर रहा हूँ किसको, लेट्स सपोज t डॉट m1 ऑफ 10,20, राइट। देखो कोई चांस से कंफ्यूजन का नहीं है, एक बार अपन देखते हैं, अगर अपन यहाँ पे थोड़ा सा क्लोजली इसको ऑब्जर्व करेंगे तो देखो मेथड का नाम दोनों जगह पे क्या है, m1 सेम, और उसके अलावा इसमें आर्ग्यूमेंट कितना है, एक आर्ग्यूमेंट, इसमें कितना आर्ग्यूमेंट है, दो, तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट है, मतलब आर्ग्यूमेंट क्या है, डिफरेंट, नाम सेम, आर्ग्यूमेंट डिफरेंट, क्या हो गया ये, ओवरलोडिंग। तो ये दोनों मेथड आपस में किस तरीके का काम कर रही है, ओवरलोडिंग का काम कर रही है। ओवरलोडिंग में कोई दिक्कत नहीं है, देखो जैसे चलाते अपन इसको, कोई कंफ्यूजन होता है या नहीं देखते अपन। m1 ऑफ इंट कॉल हुआ किस पे, t पे, t कौन से टाइप का, टेस्ट टाइप का, कंट्रोल जाएगा टेस्ट क्लास में, चेक करेगा m1 ऑफ इंट प्रेजेंट है या नहीं, m1 ऑफ इंट प्रेजेंट है, यस, तो कंपाइलर बोलेगा m1 ऑफ इंट प्रेजेंट है, एक ही है, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। तो जब कंपाइलर को कोई दिक्कत नहीं है तो अगली लाइन को कंपाइल करेगा। देखो पहले पूरा प्रोग्राम कंपाइल होता है फिर रन होना स्टार्ट होता है, राइट। तो पहले इस लाइन को कंपाइल किया, इस लाइन को कंपाइल किया, कंपाइलर इस लाइन को कंपाइल करेगा। m1 ऑफ इंट कॉमा इंट कॉल हुआ किस पे, t पे, t कौन से टाइप का, टेस्ट टाइप का, कंपाइलर जाएगा टेस्ट क्लास में, चेक करेगा m1 ऑफ इंट कॉमा इंट है क्या, यस m1 ऑफ इंट कॉमा इंट है, तो कंपाइलर बोलेगा दोनों ही केस में मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, इट इज फाइन। तो अब जेबी में आएगा चलाएगा तो बोलेगा t डॉट m1 ऑफ इंट, m1 ऑफ इंट कौन सा, ये चलाएगा, ये चलाएगा, तो क्या आने वाला है, m1 ऑफ इंट। उसके बाद अगली लाइन m1 ऑफ इंट कॉमा इंट, तो ये चलाएगा, तो क्या आने वाला है, CST। तो आउटपुट क्या आने वाला है,
M1 ऑपेंड और उसके बाद क्या CST, राइट। देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट पता है कि एक इंट की बात करें तो किसको कॉल करना है, इसको, और दो इंट की बात करें तो किसको कॉल करना है, इसको। कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन तब होता जब यहाँ पर भी एक इंट और यहाँ पर भी एक इंट। अब देखो नाम सेम और आर्ग्यूमेंट भी सेम, तो पूरा सिग्नेचर सेम। तो अब जैसे ही बोलता है M1 ऑपेंड, तो यहाँ पे ये भी M1 ऑपेंड है, ये भी M1 ऑपेंड है, तो क्या हो गया कंफ्यूजन। और इसीलिए सेम सिग्नेचर की दो मेथड एक क्लास में नहीं रह सकते। बट यहाँ पे सिग्नेचर डिफरेंट है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट क्या हो रहे हैं, डिफरेंट। और आर्ग्यूमेंट डिफरेंट मतलब सिग्नेचर क्या होना है, डिफरेंट। जस्ट ऑब्जर्व हियर, कंपाइलेशन इज फाइन। और जैसे आप इसको रन करने के ट्राई करोगे तो यहाँ पे, तो पहले वाले में M1 ऑपेंड आ रहा है, सेकंड वाले में क्या आ रहा है, CSD आ रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे हो क्या रहा है, ओवरलोडिंग हो रही है, राइट। तो यहाँ पे ये ओवरलोडिंग अपने को दिख रही है, फाइन। अभी ये बहुत बेसिक है, अगर इतना आपको पता है कि ओवरलोडिंग इसको बोलते हैं, मोर देन सफिशिएंट है आपके फ्रेशर लेवल पे, राइट। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कुछ पॉइंट्स, क्योंकि हाईली एक्सपर्ट लेवल के पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली अगर उस लेवल पे जाके देखें ओवरलोडिंग में क्या कुछ हो सकता है, जिसके बाद आप बोल सकते हो कि अब इसके बाहर कुछ नहीं ओवरलोडिंग में। अब अपन कुछ वैसे पॉइंट डिस्कस करेंगे। अभी तक इतना भी आपको पता है दैट मोर देन सफिशिएंट एट फ्रेशर लेवल, इसको बोलते हैं अपन ओवरलोडिंग, राइट। कुछ डाउट है किसी का? रिटर्न टाइप चेक नहीं करेंगे क्या? नहीं। जैसे मैंने बोला रिटर्न टाइप किसमें नहीं आता है, मेथड सिग्नेचर में नहीं आता है। तो अभी तक मैंने रिटर्न टाइप की बात ही नहीं की, न तो मैं मेथड सिग्नेचर में रिटर्न टाइप की बात कर रहा हूं, न मैं ओवरलोडिंग में रिटर्न टाइप की बात कर रहा हूं। देखो रिटर्न टाइप भले यहाँ पे कुछ भी होता, अगर मान लो यहाँ पे रिटर्न टाइप इंट भी होता, तब भी ये क्या है, ओवरलोडिंग है। क्योंकि अभी खाली बात जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या देखना है आपको, मेथड का नाम देखना और आर्ग्यूमेंट देखना है। नाम सेम है, आर्ग्यूमेंट डिफरेंट है, तो क्या हो रहा है, ओवरलोडिंग। इवन मॉडिफायर क्या है, रिटर्न टाइप क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता ओवरलोडिंग को। भले रिटर्न टाइप सेम है, डिफरेंट है, इवन जैसे इसका मॉडिफायर पब्लिक है, इसमें पब्लिक मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी क्या हो रही है, ओवरलोडिंग। खाली ओवरलोडिंग में दो चीजें देखनी, क्या, नाम और आर्ग्यूमेंट, इसके अलावा कुछ नहीं। अभी जो आप बात कर रहे हो ना, ये रिटर्न टाइप की, ये मॉडिफायर की, ये सब कुछ मैटर करेगा जब अपन इसके बाद वाली चीज पढ़ेंगे, कौन सी, ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग में नाम, आर्ग्यूमेंट, रिटर्न टाइप, मॉडिफायर, सबके सब मैटर करेंगे। ओवरलोडिंग में खाली दो चीजें मैटर करती, क्या, नेम एंड आर्ग्यूमेंट, बाकी कुछ भी लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं ओवरलोडिंग, राइट। विल डिस्कस लेटर। अभी फिलहाल एक किसी ने और डाउट पूछा है, प्रमोशन क्या होता है, अभी अपन आगे देखने वाला है इसी में, ओवरलोडिंग में प्रमोशन क्या होता है। थोड़ी देर के लिए वेट करो, राइट। क्या बोलिए? हाँ 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 हाँ, मतलब अगर ये बोल रहे ना आप, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आप लोग इसको चलाने के ट्राई करोगे तो चलेगा या नहीं, ये क्वेश्चन आपका। बिल्कुल बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नाम सेम, अगेन आर्ग्यूमेंट क्या है, डिफरेंट, तो क्या हो रहा है, ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग पॉसिबल है, यस, कोई दिक्कत नहीं, अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी अगर आप ये बोल रहे हो कि इस केस में कौन सा कॉल होगा, 10 के केस में कौन सा कॉल होगा, 10 क्या है, इंट, तो कौन सा कॉल होगा, इंट वाला ही कॉल होगा। क्या क्या ना इसकी वजह से, M1 ऑफ इंट। ये कब कॉल होगा, अगर इसको लॉन्ग बनाना तो आपको कुछ और करना पड़ेगा, पीछे एल लगाओगे तो अब ये क्या बनेगा, लॉन्ग, राइट। विल डिस्कस, अभी अपन इंट लॉन्ग की बात नहीं कर रहे, इसलिए मैं इसमें अपन अभी इन्वॉल्व नहीं हो रहे। बट अभी के लिए ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ये क्या है, ओवरलोडिंग, क्योंकि मैंने आपको बोला यहाँ पे आर्ग्यूमेंट डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है यहाँ पे, टाइप डिफरेंट है। तो अगर नेम सेम, आर्ग्यूमेंट डिफरेंट, मतलब ऑब्वियसली क्या हो रही है यहाँ पे, ओवरलोडिंग हो रही है, राइट। ओके, पहले कुछ लिखो, उसके बाद अपन आगे देखते हैं। जस्ट राइट डाउन लिखिए एंड डाले मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग, इसके अंदर लिखिए एंड कीप इट इंपॉर्टेंट, मेथड ओवरलोडिंग लिखिए इसके अंदर, two or more than two methods which having same name and different arguments, comes under method overloading. Two or more than two methods which having same name and different argument comes under method overloading. Comes under method overloading. फाइन, अगला नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, आर्ग्यूमेंट्स कैन बी डिफरेंट, या ऐसा लिख लो, either
either number of arguments or either number of arguments or type of arguments or order of arguments can be different. Order of arguments can be different. Either number of arguments or type of arguments or order of arguments can be different. Either number of arguments or type of arguments or order of arguments can be different. अच्छा एक बात बताओ, ओवरलोडिंग में मेथड सिग्नेचर सेम होगा या डिफरेंट होगा? ओवरलोडिंग में मेथड सिग्नेचर सेम है डिफरेंट? ऑब्वियसली नाम सेम है और आर्गुमेंट डिफरेंट है. सिग्नेचर किसको मिलके बना होता है? नेम और आर्गुमेंट को. तो अगर आर्गुमेंट डिफरेंट है मतलब मेथड सिग्नेचर क्या होने वाला है? डिफरेंट. तो आप लिख सकते हैं एक पॉइंट मेंशन करके, इन ओवरलोडिंग मेथड सिग्नेचर विल बी डिफरेंट. मेथड सिग्नेचर विल बी डिफरेंट. ये सेम होता तो वैसे भी पॉसिबल था ही नहीं, क्योंकि सेम सिग्नेचर की दो मेथड एक क्लास में रह नहीं सकते. इन ओवरलोडिंग मेथड सिग्नेचर विल बी डिफरेंट. ओके, जस्ट राइट इट डाउन. लिखिए आप इसको, एग्जांपल मेंशन कर लीजिए एक बार, उसके बाद हम फर्दर कुछ डिस्कस करते हैं. तो इस केस में कोई दिक्कत है नहीं, पहले वाले केस बिल्कुल सही चलेगा यहाँ पे. और आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा M1 open 10 CST. दैट इज फाइन. जानने में टाइम लगेगा क्यों? हाँ हाँ, बहुत सिंपल है, क्योंकि आर्गुमेंट की इंफॉर्मेशन यही से दिख जाती है ना. जब मेथड की बॉडी में दिख जाएगा कि आर्गुमेंट अलग है, मतलब कोई दिक्कत नहीं. राइट, जब भी देखो एक्चुअल में जो इनका डाउट है ऑब्जर्व करना, जब भी कंपाइलर इसको कंपाइल करेगा ना, पता कैसे कंपाइल करता है? मैं आपको बताता हूँ, जस्ट ऑब्जर्व हियर. जैसे देखो कंपाइलर सबसे पहले कंपाइल करेगा इस पूरे प्रोग्राम को, इस वाले पे आएगा, इस वाले पे आएगा. तो जैसे किसी मेथड पे आता है ना कंपाइलर, तो क्या करता है? उसका सिग्नेचर अपने पास रखता है. तो जैसे ही इस वाली लाइन को कंपाइल करेगा ना, कंपाइलर अपने पास रखेगा M1 ऑफ इंट. राइट, अपनी टैली में रखेगा M1 ऑफ इंट. अब जैसे अगली मेथड क्या करस्पॉन्ड में आएगा, क्या है इसके पास? M1 ऑफ इंट कॉमा इंट. राइट, तो कंपाइलर देखेगा कि मेरे पास पहले से M1 ऑफ इंट कॉमा इंट पड़ा है. अगर पड़ा होता तो क्या दे देगा? एरर. और नहीं पड़ा है तो इसका मतलब पहले आया नहीं, तो एक और इसने अपने पास रख लिया M1 ऑफ इंट कॉमा इंट. उसके बाद अगला क्या देखेगा? मेन ऑफ स्ट्रिंग एरे. तो कंपाइलर देखेगा क्या मेन ऑफ स्ट्रिंग एरे पहले से मेरे पास पड़ा है इसमें? नहीं, तो इसमें डाल देगा किसको? मेन ऑफ स्ट्रिंग एरे को. जब भी किसी मेथड को कंपाइलर कंपाइल करता है ना, हमेशा हर मेथड का अपने पास क्या रखता है? सिग्नेचर. राइट, तो जैसे अगर ये सिनेरियो होता ना, अगर आपका सिनेरियो ये होता कि मान लो सपोज करो यहाँ पे आपने इसको ऐसे लिखा हो, राइट, तो क्या होता? जैसे कंपाइलर इस वाले के पास आता
क्या करता है, इसका सिग्नेचर अपने पास रखता, और सिग्नेचर क्या है इसका, m1 ऑफ इंट। अब जैसे इसके पास आता, इसका सिग्नेचर क्या है, m1 ऑफ इंट। कंपाइलर देखेगा क्या मेरे पास पहले से m1 ऑफ इंट है, यस, तो इमीडिएटली बोलेगा नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये मेरे पास पहले से पड़ा है। इसका मतलब सेम सिग्नेचर की एक और मेथड आ रही है जिसको मैं अलाउ नहीं करूंगा, क्योंकि इन फ्यूचर अगर किसी ने इसको कॉल किया तो फिर देयर विल बी कंफ्यूजन। तो यहीं पे ये क्या कर देगा, इसको रोक देगा। तो जब भी किसी मेथड को कंपाइल करता है हमेशा उसका सिग्नेचर अपने पास रखता है, इसीलिए सिग्नेचर का बहुत बड़ा रोल है जब भी आप कंपाइलेशन करोगे या कौन सी मेथड कॉल होगी ये डिसाइड करोगे, राइट। या और किसी को डाउट है, हम सीक्वेंस चेंज करें तो 10 20 10, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्चुअली। मैं आपको अगेन बोल रहा हूँ, जावा में सीक्वेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अभी जैसे कोई ये पूछ रहा मेरे से कि मान लो मैंने इसको 10,20 लिखा, इसको 10 लिखा, तो इससे क्या हो जाएगा, आपको उससे क्या फर्क पड़ रहा है कि ऊपर किसको लिखा नीचे किसको लिखा। आप फ्लो फॉलो करिए ना, फ्लो में कभी ये आ रहा है ऊपर किसको नीचे किसको, क्या होगा इसमें, m1 ऑफ इंट कॉमा इंट कॉल हुआ किस पे, टी पे। टी कौन से टाइप का, टेस्ट टाइप का। कंट्रोल जाएगा टेस्ट क्लास में, क्या m1 ऑफ इंट कॉमा इंट है, यस, ठीक है, ये क्या हो गया, कंपाइल हो गया। उसके बाद अगला लाइन कंपाइल, m1 ऑफ इंट कॉल हुआ किस पे, टी पे। टी कौन से टाइप का, टेस्ट टाइप का। कंपाइलर जाएगा टेस्ट क्लास में, चेक करेगा m1 ऑफ इंट है, यस है, ये भी कंपाइल, फाइन। अब जब जेवीएम आएगा m1 ऑफ इंट कॉमा इंट, तो m1 ऑफ इंट कॉमा इंट वाली मेथड को चला देगा। तो इसको चलाएगा तो पहले क्या प्रिंट होगा, CSD। उसके बाद ये खत्म होने के बाद वापस कंट्रोल यहाँ पे, अगला जेवीएम किसको चलाएगा, m1 ऑफ इंट को। m1 ऑफ इंट को चलाएगा तो आउटपुट क्या आएगा, m1 ऑफ इंट। उसके बाद आपका मेन खत्म, प्रोग्राम खत्म, दैट इज द आउटपुट CSD m1 ऑफ इंट, राइट। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप नीचे किसको लिख रहे हो ऊपर किसको लिख रहे हो। 7th लाइन में इंट y की जगह इंट x लिखने से z के साथ, अरे कोई इशू नहीं है इसमें, 1 सेकंड ना, आई थिंक गाइस सो ओके। मुझे लगता है इलेक्ट्रिसिटी का भी इशू हो गया यहाँ पे, तो अपन एंड करते सेशन को, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे कल से जावा का सेशन। मीनवाइल पाइथन सेशन विल बी कंटिन्यूड विद इन 10 मिनट्स, राइट। ओके, सो नेक्स्ट फर्दर अपन डिस्कस करते हैं ओवरलोडिंग के बहुत सारे पॉइंट्स कल के सेशन में, देन विल कंपेयर विद द ओवरराइडिंग। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।